नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे और ये छोटे छोटे पार्ट्स में मैं करूँगा, लेकिन इससे आपको काफ़ी कुछ आइडिया हो जाएगा कि अभी हमारी इकोनॉमी किससे ग्रिपल कर रही है, किससे जूझ रही है, इसमें रिकवरी में कितना वक्त लगेगा। उसमें जो सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है जिसको फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भी कहा है कि इसके अंदर जो है कि बैंक्स को सेंट्रल रोल निभाना पड़ेगा, बैंक्स अपने कोर सेक्टर पे ध्यान दें और बैंक्स की एक तरीके से मदद और प्राइवेट सेक्टर भी आए वेलफेयर की भावना से। ये फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है। इस पर मैंने पिछला लेक्चर कवर किया है डिटेल से। तो चलिए हम इसको शुरू करेंगे। इसमें बैंक्स की बात होगी, इसमें रिस्क की बात होगी और इसमें जो है आपका सबसे इम्पोर्टेंट जो कंपोनेंट है वो लोन्स को लेके होने वाला है कि बैंक की जो फाइनेंशियल हालत है जिस पे हम इतनी बड़ी उम्मीद लगा के बैठे हैं कि वो एक कंड्यूसिव कर पाएगी, एनवायरनमेंट दे पाएगी, या वो इतनी सक्षम रही है आज के हालात में जिस तरीके से हैं। इसमें मूडीज़ की रेटिंग क्या कहती हैं, इकरा की रेटिंग्स क्या कहती हैं, उनकी बैंक की एसेट क्वालिटी का क्या हाल है और उसमें स्टेटमेंट्स क्या हैं मूडीज़ की लेके, इनके ऑब्जर्वेशंस क्या हैं, एसेट क्वालिटी रिस्क क्या है, लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स पर हम बात करेंगे डिटेल से और बैकड्रॉप ऑफ लैंडिंग पर हम बात करेंगे। चलिए हम इसको शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम जरा सबसे पहले हम इसका देखेंगे कि बैंकिंग जो अभी जो हालत है प्री कोविड और पोस्ट कोविड में, एक आपको एक पिक्चर उसमें एक थोड़ी सी सहूलियत हो जाएगी उसको देखने पे। उन चीज़ों को किस तरीके से लिया जा रहा है, कैसे वो हैं, एक्ट ऑफ गॉड जिसको कहा गया है। तो बेसिकली अगर हम इसको थोड़ा सा पीछे चले जाएं, 7-8 क्वार्टर पीछे चले जाएं, प्री कोविड सेशन में चले जाएं और हम पोस्ट कोविड सेशन में भी जाएंगे, तो मार्च के बाद, दरअसल मार्च 2020 के बाद। तो बेसिकली जब ये डेप्थ जो है ये बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट कंपोनेंट हो गया है, जो लोन्स हैं एक तरीके के, तो बैंक ने कॉर्पोरेट को दिया। हम सिर्फ इसी पे बात करेंगे। तो इट्स ऑल अबाउट बिग मनी, बहुत ज़्यादा मनी इन्वॉल्व है इसमें। 50 लाख करोड़ के आसपास की मनी इसमें इन्वॉल्व है। और इसके अगर इसे आंकड़े बिल्कुल आपको मैं अर्थमेटिक, इसकी ज्योमेट्री, इसकी ट्रिग्नोमेट्री, इसका मैट्रिक्स, मैं वो सब आपको बताऊंगा और आंकड़े बिल्कुल ऐड होंगे। मैंने इसको क्रॉस चेक किया है और आंकड़े बिल्कुल ऐड करेंगे इसमें। और ये बहुत भयावह स्थिति बता रहे हैं कि हमारी बैंकिंग किस दौर से गुजर रही है और इस पे जितना चिंतन मंथन होना चाहिए उतना एकेडमिक सर्कल्स में भी नहीं हो रहा है। लोग आधे अधूरे हैं, मैंने इसके कुछ वीडियोस देखे हैं। तो लेकिन चलिए हम इसको शुरू करते हैं। तो इसमें देखते हैं आगे क्या होता है। तो इसमें 50 लाख करोड़ के आसपास का ये बहुत बड़ा अमाउंट है। इसमें जो कॉरपोरेट को दिया गया है वो है 15 लाख करोड़, 15,52,000 करोड़ के आसपास का, जो कि 29.4% होता है। और ये लाइकली है, काफ़ी हद तक इसकी संभावना है कि ये एनपीए में तब्दील हो जाएगा। इसको लेके कोई अभी क्लियर डायरेक्शन नहीं आ रहा है। इसकी रिकवरी ऑलमोस्ट धूमिल हो चुकी है। तो ये अगर इतना बड़ा अमाउंट अगर एनपीए की तरफ बढ़ गया है तो ये कितना भयावह स्थिति उत्पन्न कर देगा बैंकों के लिए। उसके बाद जो इंडस्ट्रियल डेप्थ की अगर हम बात करें, जो कर्जा लिया गया है या दिया गया है उन्हें इंडस्ट्री द्वारा जो लिया गया है और बैंकों के द्वारा जो दिया गया है, वो 23,78,000 करोड़ के आसपास का कर्जा है। अगर आप इन दोनों को ऐड करें मैथमेटिकली बिल्कुल सिंपल तरीके से, तो ये करीब करीब आपका 39,13,000 करोड़ का हो जाता है रफली। 40 करोड़, 40 लाख करोड़ के आसपास का फिगर है। तो बेसिकली अब इसको आप रिकवर कैसे करेंगे जिसकी वजह से बैंकिंग पूरी की पूरी एज अ बैंकिंग सेक्टर आपके स्ट्रेस के अंदर आ जाएगी। बहुत बड़ा जिस तरीके से झटका लगेगा। और बैंकों को अगर झटका लगेगा, आपकी सेविंग सही नहीं रहेंगी, तो अर्थव्यवस्था पे इसका जो इम्पैक्ट होने वाला वो एक तरह की फाइनेंशियल कोलैप्स की तरफ बढ़ जाएंगे, भयंकर सुनामी। और जिस तरीके से कहते हैं स्टैगफ्लेशन की बात हमने की है पहले के लेक्चर्स में, तो वो बहुत छोटा लगने लगेगा स्टैगफ्लेशन आपको। और ये एक तरीके टेक्टोनिक शिफ्ट्स हो जाएंगे हमारी इकोनॉमी के अंदर। इसको कहते हैं ना कि प्लेट से टकराती हैं, तो ये टेक्टोनिक शिफ्ट वाली और फाइनेंशियल सुनामी की तरफ हम बढ़ चुके हैं। और अभी किसी को आइडिया नहीं है, कोई इस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। किन आंकड़ों का मंथन किया जा रहा है, हमारी प्रायोरिटी है भी कि नहीं है अर्थशास्त्र को लेके, हम इस पे अभी भी चिंतन ही कर रहे हैं। अब देखें इसमें आगे क्या होगा। जैसे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हमेशा ग्रीन शूट्स की बात करते रहते हैं पिछले 2 सालों से, लेकिन ना वो ग्रीन शूट है, ना आप सिर्फ उन्हीं को दिख रहे हैं। अब हम इस पर क्या कह सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से फाइनेंस मिनिस्ट्री उस पर होप कर रही है, जिस तरीके से फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अभी लास्ट वीक ही उन पर होप करके बताया, मैंने पिछले लेक्चर में सारा बताया था कि किस तरीके से वेलफेयर की उम्मीद, किस तरीके से वो कह रहे हैं गवर्नमेंट की स्कीम को पहले बैंक समझे, फिर उसको जनता तक ले जाए, फिर उसके लिए फंडिंग हो। तो ये सब एकेडमिकली ठीक लगता है, लेकिन जब आप इकोनॉमी को संभालने की पोजीशन में आते हैं तो आपको सारे सेक्टर्स को एक एडअप करके कंबाइंड मैथमेटिक्स के तौर पे इसको एक पजल बन जाएगी। अगर आप जैसे इम्पॉसिबल ट्रिनिटी वाले हैं, इकोनॉमिक्स में बहुत फेमस ही हैं, चाहे वो आरबीआई की तरफ से हो या काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो वो आप नहीं उसको बैलेंस कर पाएंगे। लेकिन फिर भी हम एक्ट ऑफ गॉड पे अगर हम डाल भी दें ये बात, तो भी हालत थोड़ी सी बहुत काफ़ी वर्नेबल है, थोड़ी सी भी क्यों कहें। तो चलिए हम प्री कोविड की बात कर लेते हैं। इस पर इसका एक फ्लिप साइड भी है, ये जो
सारी बातें अगर ये सरकार कर रही है, फाइनेंस मिनिस्ट्री, ग्रीन शूट्स, बैंकों का रिवाइवल, वेलफेयर, मूडीज इकरा की जो रेटिंग्स हैं थोड़ी बहुत फेवरेबल कह सकते हैं, लेकिन वो भी वार्निंग तरीके से ही हैं, हम उसको भी डिस्कस करेंगे आगे। तो फ्लिप साइड इसका यही है कि सेक्टर्स जो मोस्ट इफेक्टेड हुए हैं पैंडेमिक और लॉकडाउन से, पहले से ही वनरेबल थे और वो कोविड के बाद तो बिल्कुल धराशायी हो गए हैं। तो प्री कोविड की हम स्थिति लेते हैं आंकड़ों के लिहाज से, तो ओवरऑल ये 39 लाख करोड़ था, 39 लाख करोड़ के आसपास का, 13,000 करोड़ इसमें और ऐड कर लीजिए। तो ये आपका जो मार्च से पहले का है, इसमें एनबीएफसीज का जो है इस 7,98,000 करोड़ का है, जो ये डेब्ट वापस आने की संभावना सरकार को भी शायद नहीं है इसकी। अब एनबीएफसीज के बहुत बुरी तरह चरमरा गया है ये। इसके बाद अगर हम पावर सेक्टर की बात करें तो 5,69,000 करोड़ की बात है, ये पोजीशन में नहीं है इसको रीपेने की। सबसे हैरत की बात तो यही है। और उसके बाद जिस तरीके से पावर सेक्टर्स के अंदर काफ़ी सारी तब परेशानियां, उसको कभी डिस्कस करेंगे। स्टील इंडस्ट्री को आप ले लीजिए, 2,66,000 करोड़। अब रियल एस्टेट की बात करें, 2,29,000 करोड़। कंस्ट्रक्शन में 1,03,000 करोड़। तो ये इनमें से ये एक तरीके से ये पैसा डूब गया, ये ऑलमोस्ट ये पैसा वापस रिकवर करने में आपके पास प्लान ही नहीं है अव्वल तो, और ये पैसा कहाँ से कैसे रिकवर होगा इसका बैंकों को कोई क्लू ही नहीं है, ना बैंकों को है ना आरबीआई को है, और इंटर्न इसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार पे आ जाएगी। तो अगर इतनी बड़ी अमाउंट अगर आप एक तरीके के एनबीए बनने वाला है या बन जाएगा या ये डूब जाएगा, तो इसका जो रिpercussion आपकी अर्थव्यवस्था पे पड़ेगा वो संभाले ना संभलेगा। और इसको जैसे कहते हैं कि वैल्यू टर्म्स में अगर हम इसको ले लें तो 19,65,000 करोड़ के आसपास का है। ये इनॉर्मस स्ट्रेस के अंदर ये ऑलरेडी आ गया है। और इसको हम एक्ट ऑफ गॉड की तरफ अगर हम इस पे एक तरीके से क्वेश्चन ले लें, एक थोड़ी सी आड़ ले लें, या थोड़ा सा डिफेंसिव हो जाए कि चलो कोविड है, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था है, लेकिन हमारी जो पहले से ही 7-8 क्वार्टर पहले से हालत खराब थी। इसके इसके बाद हमने इसको लेते हैं, चलिए हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे इसे। इसके बाद हम इसको सेक्टर्स पे हम बात करेंगे, इशू ऑफ डेथ में, फिर मूडीज की बात करेंगे हम कैसे उन्होंने लिया है। इसके बाद हम एक बैंक के मॉडल पे जाएंगे कि किस तरीके के बैंक अब इसको देख रहा है, कैसे रिपेयर करें, क्या करें, किस तरीके से बिग प्लान्स है उनके पास, किस तरीके से आरबीआई ने जो कामत कमेटी को अपॉइंट किया था उसके मद्देनजर कैसे सेक्टर्स को एड्रेस किया जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे इकरा की जो रेटिंग्स है वो कैटलिस्ट का काम कैसे करेंगे, इसका भी एक फ्लिप साइड है। फिर वो 10 ट्रिलियन से यानी कि 8% जो है लोन्स का, वो कैसे रिकास्ट किए जाएंगे, उसकी क्या एक तरीके का उसका क्या अर्थमेटिक निकलेगा, उसकी क्या इन्होंने मैट्रिक निकाली है, उसकी क्या मैट्रिक्स बनाई है, क्या एल्जेब्रा बनाया है। लेकिन वो जो भी होगा बहुत कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल एल्गोरिदम बनने वाला है उसका, ये तो फॉर श्योर है। इसके बाद जो हम उसको आगे देखेंगे चैलेंजेस कैसे हैं, किस तरीके के हैं, उसकी स्ट्रेटेजी क्या है, ये कितनी कारगर होगी, इस पे हम अभी डिबेट करेंगे, मैं बना रहा हूँ इसके बाद ही। और इसके बाद हम मेथड देखेंगे कि कोई मेथड है भी हमारे पास या पीपीपी मॉडल ही हमें पार लगाएगा इस सब से। लेकिन जो मुझे पर्सनली और या किसी भी इकोनॉमिस्ट को इस पे इसने कभी कितना परफॉर्म किया, ये इंडिया की पूरी हिस्ट्री जानती है, जो भी एकेडमिक से रिलेटेड है, इंडस्ट्री है, सब जानते हैं पीपीपी मॉडल का सक्सेस फेलियर रेट क्या है, इसमें किस तरीके से लूट हो जाती है, किस तरीके से इनएफिशिएंट हो जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ जो कैपिटल है, जो एक तरीके का मॉडल है फ्री मार्केट्स का मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर, हमारे यहाँ प्राइवेट सेक्टर भी उतारू रहता है, किस तरीके से गवर्नमेंट सेक्टर पे ही वो निर्भर रहे, वहीं से पैसा विड्रॉ हो जाए, वो उसमें यूज हो जाए, साइकिल में आ जाए। लेकिन ये वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर पीपीपी का मॉडल जो होता है, प्राइवेट सेक्टर वो अपनी आप वेल्थ जनरेट करता है। हमारे यहाँ वेल्थ जनरेशन का बहुत प्रॉब्लम है, कैपिटल फॉर्मेशन हो ही नहीं रहा है। लेकिन चलिए हम इसको देखेंगे इसके बाद। चलिए थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, अगली पार्ट में मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों।